दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। आज के दिन भी गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है। निफ्टी को देख सकते हैं 71 पॉइंट्स नीचे 0.27% की मंदी। निफ्टी बैंक डिसेंटली परफॉर्म कर चुका है, यानी कुछ खास तेजी मंदी नहीं थी। मिड कैप भी नीचे, स्मॉल कैप भी नीचे, साथ में मैक्सिमम जो कंपनीज उनके स्टॉक्स भी नीचे थे। कल की तरह आज के दिन भी इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो नीचे गिरा होगा। फार्मा में तेजी बनी आज के दिन, और मीडिया सबसे खराब परफॉर्म कर चुका है, एनर्जी सबसे खराब, रियल्टी भी काफ़ी खराब परफॉर्म कर चुका है। अब देखिए, जो इम्पैक्ट हुआ था कल के दिन स्टॉक मार्केट के अंदर, वो यूएस के अटैक की वजह से हुआ था, जो कि हुआ है वेनेजुला के ऊपर। अब इसको लेकर कुछ बड़ी खबर आई है, उसको अपन चेक कर लेते हैं। देखिए, वीडियोस आ नहीं पा रहे, कुछ प्रॉब्लम चल रही है यूट्यूब में, तो कल हम डाउ जोन्स को प्रॉपर तरीके से डिस्कस नहीं कर पाए। हुआ क्या था यूएस मार्केट के अंदर? यूएस के स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनी थी। टेक कंपनीज के स्टॉक चल पड़े, एनर्जी कंपनी के स्टॉक चल पड़े, ऑयल भी ऊपर गया, गोल्ड भी ऊपर चला गया, और सिल्वर भी काफ़ी ऊपर चला गया। साथ में आप देख सकते हैं बिटकॉइन भी जंप कर गया। तो हर एक सेगमेंट के अंदर काफ़ी बड़ी तेजी मिली, और इन्वेस्टर्स ने इग्नोर किया एस्केलेटिंग पॉलिटिकल टेंशन को। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि यूएस इस समय काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी कुछ कर सकता है, ऑयल की वजह से भी काफ़ी अच्छी कमाई होगी, टैरिफ को भी लेकर बोल दिया है इंडिया के ऊपर इंक्रीज हो सकता है, तो उसका भी फायदा मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स ने जो टेंशन है इसको इग्नोर कर दिया, और बाकी सब चीज़ों को देखा, और उसके बेसिस पे स्टॉक्स, बिटकॉइन, गोल्ड ऊपर चले गए। आप देख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस में कुछ इस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली है। डाउ जोन्स ने 1.23% ऊपर जाके परफॉर्म किया। नेस्टेक को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे 1% के आसपास का जंप मिला। साथ में देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। ट्रंप ने बोल दिया कोई भी चुनाव नहीं होंगे वेनेजुला के अंदर नेक्स्ट 30 डेज। साथ में अभी ये देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है कि ये करना गलत है। तो ट्रंप ने बोला है मुझे किसी भी लॉ मेकर की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने सैनिक कभी भी भेज सकता हूँ, कभी भी अटैक कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें चलती रहेगी। ट्रंप जब तक है, इंडिया का जो मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, उसके अंदर कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं करेगा इन्वेस्टर। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है पैसे बनने की, पैसे बन भी रहे, वो है सिल्वर। अब देखिए, सिल्वर को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि सिल्वर सिल्वर के ऊपर डिस्कशन। देखिए, हर कुछ डिस्कस यहाँ पे होता है, डिस्कशन हर किसी के ऊपर होना चाहिए ताकि हमको सीखने को मिले। अब सिल्वर की प्राइस की बात करें तो काफ़ी महंगा हो चुका है ऑलरेडी। आरएसआई को देखने चले तो वो भी काफ़ी महंगा दिखेगा। स्टिल हमने यहाँ पे देखा कि टेक्निकल चार्ट के अंदर जो कुछ सिग्नल बने हैं, एक सेकंड, सबसे पहले अपन प्राइस को देखते हैं। आज का जो प्राइस, अभी का जो प्राइस है, स्पॉट प्राइस 2% के साथ में ऊपर है। कल के प्राइस एक्शन कुछ देखे तो 5% के साथ में सिल्वर ऊपर था। साथ में आप ये देख सकते हैं गोल्ड का जो प्राइस है वो कुछ खास तेज नहीं है। तो पैसा भी सिल्वर के अंदर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है उस समय गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हैं। साथ में सिल्वर का इंडस्ट्रियल वैल्यू भी अभी काफ़ी बढ़ चुका है। सेमी कंडक्टर हो, डेटा सेंटर हो, या फिर ईवी हो, या फिर सोलर पैनल हो, सब में डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिल्वर का चार्ट, कुछ कमेंट्स मैंने यहाँ पे देखे थे जब हम यहाँ पे थे। बड़ी गिरावट, उसके बाद में कुछ खास हुआ नहीं। हमने ये देखा कि यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग आई। ये जो विक देख सकते हैं, जो लाइन आप देख सकते हैं, इंडिकेट करती है कि नीचे गिरने के बाद में काफ़ी अच्छी बाइंग आई, यानी इन्वेस्टर्स अभी भी सपोर्टिव ले रहे इस प्राइस के ऊपर भी सिल्वर को। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया काफ़ी महंगा है। देखिए, महंगा है, बट जो प्राइस एक्शन है वो देखना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी चीज़ें चेंज भी हो सकती है, वो सब अपने को चार्ट में दिखेगा। कोशिश यही है जिसमें आपको सिखा पाऊँ कि चार्ट को किस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने रेसिस्टेंस को देखा। रेसिस्टेंस कल ब्रेक हुआ, उसके बाद की तेजी अभी है, और पहले जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद भी काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी, तकरीबन 50% से भी ज़्यादा की तेजी बनी थी। देखते हैं आगे चल के किस तरह से परफॉर्म करता है। बाकी अभी के समय में काफ़ी अच्छा पैटर्न, काफ़ी अच्छा ट्रेंड सिल्वर का बना हुआ है। अब दोस्तों निफ्टी पे आ जाते हैं और निफ्टी की सिचुएशन को देखते हैं। देखिए, निफ्टी की सिचुएशन भी बिल्कुल क्लियर कट है। हमने यहाँ पे देखा निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। सपोर्ट की कल हमने बात की थी, सपोर्ट ये है। ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ले दे के निफ्टी थोड़ा सा वीक होगा, और इस तरह की जब भी न्यूज़ आती है तो गोल्ड एंड सिल्वर अच्छा करते हैं, और जो इक्विटी मार्केट होते हैं वो वीक परफॉर्म करते हैं। तो निफ्टी अभी सपोर्ट पर आने की कोशिश करा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचेगा, जस्ट जो डेटा अभी है वही हम पढ़ सकते हैं, उसी के बेसिस पे अपन सीख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक्स पे आते हैं।
स्टॉक के ऊपर बातचीत करते हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपको पता चलेगी यहाँ से, साथ में टेक्निकल इंडिकेशंस भी देखते हैं कि किस तरह से हम स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट कंपनी है पेज इंडस्ट्री, आधे प्रतिशत के साथ में स्टॉक नीचे है। 11 बजे के आसपास की न्यूज़ है। कुछ ब्रोकर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी वीकर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हो चुका है जॉकी के लिए, और इसकी वजह से जो सेल्स कट है वो Q3 की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टिमेट है 5% से घट के 3% हो चुका है। तो डाउनसाइड का जो रिस्क है अभी भी स्टॉक के अंदर है, ऊपर से काफ़ी गिर चुका है, स्टिल स्टॉक अभी के समय काफ़ी वीक है, मतलब जो कंपनी है वो अभी के समय काफ़ी वीक सिचुएशन के अंदर है। अब देखिए ये जो गाइडेंस अपन ने काफ़ी पहले देखा था, इसके ऊपर बातचीत की थी, स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे जो सपोर्ट पे हैं, Q3 की गाइडेंस के ऊपर अपन बातचीत करे थे। अगर आप रेगुलर तरीके से देखते हैं वीडियो को तो आपको पता होगा। तो इसके रिजल्ट आने वाले हैं 4 फरवरी को, ठीक है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने बोला है पिछले क्वार्टर के अंदर कि Q3 बेटर जा सकता है देन फर्स्ट हाफ, यानी फर्स्ट हाफ के अंदर 2 क्वार्टर होते हैं, तो Q3 और जो Q4 है ना वो बेटर जा सकते हैं। सो मैनेजमेंट को ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा कुछ होगा, लेकिन मैनेजमेंट को लग रहा है कि इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ रीसेंट रिपोर्ट है जो सजेस्ट कर रही है कि डिमांड अभी भी कमज़ोर है नवंबर और दिसंबर के मंथ में, जो कि रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी Q3 के रिजल्ट्स के अंदर। सो अब पॉइंट ये है कि ये जो ब्रोकर्स हैं, मैक्वरी हम ले सकते हैं इसके अंदर, ये जो मैनेजमेंट है कौन से जाता है, स्टॉक अभी ब्रोकर के हिसाब से परफॉर्म करा है। देखो मैनेजमेंट डेली बेसिस पे या फिर फ्रीक्वेंटली आके आपको नहीं बता सकता है कि क्या कुछ चल रहा है, ये ब्रोकर्स या जो रिपोर्ट होती है वही आपको बताती है। मैनेजमेंट जस्ट एक बार आपको बताएगा गाइडेंस के अंदर, हो सकता है कभी इंटरव्यू के अंदर आके आपको स्पेशली कुछ बता दें। बाकी जो ये जो रिपोर्ट्स होती है ना, इनको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देता है इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये लेटेस्ट होती है। सो देखते हैं चार्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है आगे चल के। सेकेंड जो कंपनी है इसका नाम है टाटा मोटर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीवी सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि यहाँ पे JLR नहीं है, इसकी वजह से टाटा मोटर्स काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। सीवी का डेटा आया था 1 तारीख को, जिसमें 38,550 की एक्सपेक्टेशन थी सेल्स की, 42,508 सेल्स आई, यानी एक्सपेक्टेशन से अच्छी आई, विच इज़ वेरी गुड। साथ में आप देख सकते हैं Q3 के नंबर्स अच्छे आने की बात है, साथ में डिमांड Q4 की भी अच्छी हो सकती है सीवी में, ये कंपनी के MD ने बोला है। अगर पीवी की बात करें, पैसेंजर व्हीकल की बात करें, तो JLR की जो सेल्स है वो हर्ट कर चुकी है कंपनी को, और ये देख सकते हैं रिटेल सेल्स डाउन है। तो जो सीवी वाला सेगमेंट है उसके ऊपर फोकस है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि वहीं पे कंपनी पैसे बना रही है, और कंपनी पैसे बनाएगी तो इन्वेस्टर्स भी पैसे बनाएंगे। नेक्स्ट जो कंपनी रिलायंस, काफ़ी तूफानी गिरावट आज इसमें हमने देखी। ऐसा मोस्टली जब इसके रिजल्ट खराब आते तब होता है, लेकिन एकदम से 4% के साथ में क्रैश। एक न्यूज़ आई थी 2 बजे के आसपास, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कंपनी प्लान कर रही है मीटिंग बैंकर के साथ में जियो प्लेटफॉर्म का IPO लाने के लिए। IPO का साइज ये होने वाला है 4 टू लेकर $6 बिलियन। क्या इसकी वजह से स्टॉक गिरा है? नहीं, क्योंकि न्यूज़ तो 2 बजे के आसपास आई है, स्टार्टिंग से ही स्टॉक कमज़ोर है, तो इसके पीछे का रीज़न है ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल देख सकते हैं, ये ब्लूमबर्ग का है। सो ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल छापा जिसके अंदर ये सिंपल सा मेंशन किया है कि शिप्स विद रशियन ऑयल सिग्नल रिलायंस प्लांट एज डेस्टिनेशन, यानी उसकी डेस्टिनेशन रिलायंस का जो प्लांट है वो है, यानी रशियन जो ऑयल है वो रिलायंस के पास में पहुंच रहा है। अब देखो पहले ही काफ़ी हमने सुन चुका है स्टेटमेंट ट्रम्प का कि और ज़्यादा टैरिफ बढ़ सकता है इंडिया के ऊपर। सो ये जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेटली ख़राब स्टेटमेंट है, क्योंकि रिलायंस ही सबसे बड़ा ऑयल जाइंट है इंडिया के अंदर। तो रिलायंस अगर ऐसा कुछ करता है तो डेफिनेटली पूरे इंडिया को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, टैरिफ लगेगा और दिक्कतें होगी। सो यहाँ पे स्टॉक नीचे, बट कंपनी ने मना कर दिया कि रिलायंस इंडस्ट्री मना करता है इस रिपोर्ट को कि जो रशियन क्रूड की जो शिप्स हैं वो जामनगर रिफाइनरी पे नहीं पहुंची है, वहाँ का कोई रूट नहीं है। अब क्या सही है क्या गलत है पता नहीं है, लेकिन मार्केट ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को सच माना और उसके बेसिस पे यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ठीक है, रिपोर्ट 2 तारीख की है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी कन्फ्यूज़न था, लेकिन रिलायंस की तरफ से कुछ ठोस स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिला, जिस वजह से इन्वेस्टर्स ने स्टॉक्स को बेचा है।
देखिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आईएक्स के लिए। स्टॉक ने 13% की तेजी पकड़ी। उसके पीछे का रीज़न क्या है? आपको बताइए, कपलिंग अभी चल रही है। कपलिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि आईईएक्स के पास में जो मोनोपोली थी वो चली जाएगी। आसान भाषा में हम ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन्वेस्टर्स तो नहीं चाहते हैं कि कपलिंग का जो रूल है वो लागू हो। ऑब्वियस है, आईएक्स को उसका फायदा मिलेगा मोनोपोली का, अगर ये रूल लागू नहीं होता है तो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या किया है, रिलीफ मिली है आईएक्स को, क्योंकि ये जो हम बोल सकते हैं कि ये जो रूल है, ट्रिब्यूनल है, हियरिंग की थी कि इसको हटा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आईएक्स के पक्ष में ये ऑब्जर्वेशन गई है। ऑब्जर्वेशन दोस्तों ये है कि जिस तरह से ये नॉर्म्स लागू हुई है उसके ऊपर क्वेश्चन है कि क्या ये फेयर है, क्या ये ट्रांसपेरेंट है, क्या ये इंडिपेंडेंट है। इंडिकेशन कुछ ऐसा है कि कुछ गिने चुने लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। साथ में आप देख सकते हैं कि अब एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है कि जो ग्रांट है, जो रिलीफ है, वो आईएक्स को मिल जाए। सो इस वजह से काफ़ी हैवी बाइंग इसमें देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा कोई आउटकम आया नहीं है कि कपलिंग लागू नहीं होगी, या लागू हो चुकी है तो ये हट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा अच्छा बोला जा चुका है आईएक्स के फेवर में। देखते हैं आगे चल के क्या होगा। इन्वेस्टर्स ने आज इसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया है। इंट्राडे में तेजी बन जाती है नॉर्मली, आपको पता ही, जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो डे ट्रेडर बाय करते हैं और फिर वो बेच के भी निकलते हैं। सो ये सब चीज़ें आज देखने को मिली है। इसके बाद में आते हैं लेंसकार्ट के ऊपर। एक न्यूज़ आई है कि लेंसकार्ट अब क्या कर रहा है, एक बाय कर रहा है एक कंपनी को, जो कि इंग्लैंड की कंपनी है, ताकि ये जो ब्रांड है इसके अंडर अपने चश्मे बेच पाए। सो एक अच्छा कदम है। और ये जो न्यूज़ है 3/25 की है, तो कुछ खास इम्पैक्ट तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन अच्छी न्यूज़ है। एक कंपनी लोधा डेवलपर, जिसके इन्वेस्टर्स Q2 से थोड़े से एक्सपेक्ट कर रहे थे कंपनी को अच्छा परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि Q2 के रिजल्ट अच्छे गए, Q3 की गाइडेंस भी अच्छी थी, बट स्टॉक नहीं चला। सो न्यूज़ आई है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग शाम को 5:30 बजे के आसपास। न्यूज़ के अंदर ये सुनने को मिला है कि कंपनी 25% वाई बेसिस पे ग्रोथ ले चुकी है Q3 में प्री सेल्स की। ये पहले ही बेच देते हैं, आपको पता ही है, जो इनके प्रोजेक्ट होते हैं, तो उस बेसिस में 25% की ग्रोथ मिली है। सो देखते हैं दोस्तों प्रॉफिट कैसा होता है, कितना क्या करते हैं, बाकी डेटा अच्छा है। सो अब टेक्निकल्स पे आते हैं। पेज इंडस्ट्री न्यूज़ ब्रोकर्स के लिए या ब्रोकर्स की तरफ से ख़राब है, क्योंकि लग रहा है कि नवंबर दिसंबर में काम अच्छा नहीं किया कंपनी ने, सेल्स नहीं हुई अच्छी। सो देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी मैनेजमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव था। सो ये वो स्टॉक का लेवल है जो कंपनी ने काफ़ी बार लिया है और उसके बाद में मैसिव रिटर्न्स निकाले हैं। क्या इस बार ऐसा होगा, नहीं पता है, जब तक Q3 के रिजल्ट नहीं देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वेट एंड वॉच वाले मोड के अंदर अभी स्टॉक चल रहा है। गिरावट अगर आप देखोगे ना, तो ये काफ़ी काफ़ी खतरनाक गिरावट है, जिसमें कोई सपोर्ट नहीं है। तो ऐसी गिरावट कंटिन्यू चलती है। टेक्निकल चार्ट आपको ये सजेस्ट कर रहा है। तो Q3 जब तक नहीं आएगा, जब तक कोई रिवर्सल के साइन हो सकता है देखने को ना मिले। इसके बाद में टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, फंडामेंटल्स पॉजिटिव, टेक्निकल पॉजिटिव। इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि कुछ हो करेक्शन 20% के आसपास का, तब जाके एंट्री ले। बाकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो पहले से निवेशित है, उनके पैसे बन रहे हैं और अपडेट्स भी काफ़ी अच्छी आ रही निकल के। इसके बाद में रिलायंस है। रिलायंस का पता ही है आपको कि जब भी ऐसी न्यूज़ होती है तो स्टॉक फिसलता है, गिरता है, क्योंकि सैंक्शन क्या होता है, रिलायंस के ऊपर भी अलग से लग सकता है यूएस का, और इस वजह से काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली है। ये वैसे भी एक लेवल है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का है, रेसिस्टेंस का। यहाँ से पहले भी 2 बार स्टॉक गिर चुका है। देखते हैं अपने सपोर्ट पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। बाकी रेसिस्टेंस पे इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज में बाय नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी है, ब्रेकआउट वगैरह करके डबल ट्रिपल इजीली नहीं होती है। इन कंपनी में इन्वेस्टर्स शांति से वेट करते हैं, जब भी स्टॉक सपोर्ट पे होता है तब बाइंग करते हैं। इन कंपनीज का मतलब क्या है, हैवी कंपनीज, बड़ी कंपनीज, अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज। एग्जाम्पल रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, एचयूएल है। इस तरह की कंपनीज जो होती है, उनके अंदर इन्वेस्टर्स सपोर्ट पे एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट कंपनी आईएक्स, अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए अभी के हिसाब से। बाकी पहले काफ़ी बार इसी न्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक गिर चुका है। सो देखते हैं क्या आउटकम निकलता है फाइनल। अभी तो कुछ ऑब्जर्वेशन ही देखने को सुनने को मिली है।
स्टॉक अभी सपोर्ट में है, कॉन्ट्रा बायर तैयार है, रिस्क टेकर तैयार है इसको खरीदने के लिए। बाकी सट्टा है अभी के समय कि जस्ट खरीद लिया, कॉइन को टॉस कर लिया, हेड आ गया तो जीत गए, टेल आ गए तो हार गए, वो वाली सिचुएशन है इसके अंदर। क्योंकि जब आउटकम आएगा तब हो सकता है स्टॉक महंगा मिले, लेकिन वहाँ पे कन्विक्शन होगा, वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाएगा इन्वेस्टर्स की तरफ से। लेंस कार्ट चार्ट अच्छा है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे आपने देखा, उसके बाद में जो रेसिस्टेंस था वही सपोर्ट बन चुका है, और अभी अपने अगले रेसिस्टेंस की तरफ बढ़े तो ये गैप इसमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप इस कंपनी के चार्ट को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, लोधा डेवलपर। ये देखिए सपोर्ट, ये हम 2024 के बाद से देख सकते हैं, 2 साल तक कंपनी ने इसी तरह से परफॉर्म किया, सपोर्ट से पैसे बना के दिए इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे हमने देखा था इसके Q2 के रिजल्ट, थोड़ा सा स्टॉक ने कोशिश की चलने की वापस से नीचे अपने रेसिस्टेंस पे, यानी ये जो ब्लू लाइन है अब ये रेसिस्टेंस इसका बन चुकी है, यहाँ पे पहुंचने की कोशिश में है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो थोड़ा सा ट्रेंड अच्छा होगा। Q3 के रिजल्ट देखते हैं कैसे आते हैं। अगर ये अपने रेसिस्टेंस पे पहुंचता है तो यहाँ पे 37% का गैप देखने को मिल जाता है। अभी तक अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने अपने सपोर्ट को तोड़ा नहीं, लेकिन ये जो रिवर्सल है ये भी अभी तक दिया नहीं है। सो देखते हैं रिजल्ट कैसे इसमें आते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों वीडियोस को आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।